पार्ट 1 में हमने पढ़ा था विलयन किसे कहते हैं और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सांद्र विलयन, तनु विलयन, असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त और वो जो 9 प्रकार के विलयन थे उनको पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता के बारे में। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ ये हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले ये जो सांद्रता वर्ड है ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है सांद्रता का। तो सांद्रता का मतलब इंग्लिश में सांद्रता को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो विलेय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हो सांद्रता कहलाती है। फिर से बोल रहा हूँ, किसकी, विलेय की मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में या फिर निश्चित आयतन में घुली होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कई सारी विधियाँ हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं, और ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, मोलरता, ठीक है। इसके अलावा मोललता, मोल प्रभाज, ये सारी ही विधियां हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके इन विधियों को पढ़ते हैं। विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हर बार प्रश्न आता है, जैसे मोलरता हो गई और मोललता हो गई, मोल प्रभाज हो गया, इन सबसे हर बार लगभग प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। इनका यूज जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, ये जो इसके सवाल होंगे उनको लगाने में कभी कभी इनका यूज भी होता है। डिपेंड करता है कि तुमसे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जो पहले प्रकार की विधि है वो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, ठीक है। क्या होती है, देखो, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम, याद रखना 100 ग्राम विलयन में घुली होती है उसको भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर से पढ़ लो, 100 ग्राम क्या, विलयन, 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होगी उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, और इसे हम भार बटे भार प्रतिशत भी कहते हैं। कैसे प्रदर्शित करोगे, परसेंटेज W बटे W से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 20% W बटे W अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन अगर हमारे पास है तो उसमें कितना, 20% मतलब 20 ग्राम H2SO4 है। 100 ग्राम विलयन में कितना, 20 ग्राम H2SO4 है। ये किसका मतलब हो गया, 20% W बटे W का। फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज W बटे W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और गुणे कितना किया हमने, 100, क्योंकि हम हर 100 ग्राम में निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए यह है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि द्रव्यमान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत भी ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक दो सवाल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा कि यदि 960 ग्राम पानी में 40 ग्राम चीनी मिलाई जाती है तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में कितनी होगी। 960 ग्राम पानी और 40 ग्राम चीनी, चीनी कम मात्रा में है तो ये क्या हुई, विलेय, और ये अधिक मात्रा में तो ये क्या हुआ, विलायक, ठीक है जी। विलेय का मतलब चीनी, कितना, चीनी का द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम, और विलायक यानी जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 960 ग्राम। और विलयन में क्या होती हैं, दोनों ही चीज़ें। विलयन किससे मिलकर के बना होता है, विलेय, और विलायक से मिलकर के क्या बना होता है, विलयन। तो इन दोनों को सम करोगे यानी कि 960 प्लस 40 तो क्या आ जाएगा हमें, विलयन का द्रव्यमान। तो 960 में 40 जोड़ोगे कितना हो गया, 1000 ग्राम क्या हो गया हमारा विलयन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि W बटे W प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान 40 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना, 1000 ग्राम, और गुणे हम किससे कर रहे थे, 100 से, ठीक है। 1 2 और 3 ये जीरो कट गए, 1 2 और 3 जीरो कट गए, क्या आंसर आएगा, सीधे सीधे 4%। यानी कि अगर हम बात करें कि 4% चीनी का सॉल्यूशन या चीनी का विलयन, और ये 4% कैसा है, तो ये है क्या, W बटे W, यानी कि 4%, ये क्या है, W बटे W। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कितना, 1000 ग्राम विलयन है, कितना, 1000 ग्राम विलयन है, तो उसमें कितनी चीनी है, 40 ग्राम क्या है, चीनी है। या फिर हम कहें कि अगर हमारे पास कितना, 100 ग्राम विलयन है तो उसमें कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम, जो कि यहाँ पे आंसर आया 4%। तो कितना, 100 ग्राम में कितना है, 4 ग्राम चीनी अगर है वहाँ पे तो उसको हम बोल देंगे 4% W बटे W। आंसर निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ऊपर क्या था, विलेय का द्रव्यमान बटे नीचे क्या था, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे 100।
अगला हमारा क्या है, आयतन प्रतिशत। क्या चीज़ है अगला, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशत, जैसे अभी द्रव्यमान प्रतिशत क्या था कि 100 ग्राम में कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर में, ml में। तो 100 मिलीलीटर आयतन में, किसका आयतन, ये विलयन का। तो विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन, ठीक है, विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे परसेंटेज V/V से प्रदर्शित करते हैं, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर लिखा हो 50% V/V, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 ml क्या है, विलयन है, 100 मिलीलीटर विलयन है, तो उसमें कितने मिलीलीटर H2SO4 घुला है, 50 मिलीलीटर H2SO4 घुला है। ठीक है, यानी कि विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। फार्मूला क्या होगा इसका, परसेंटेज V/V का, ऊपर क्या होगा विलेय का आयतन, नीचे बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणे क्या 100। ठीक है, इस ml का मतलब क्या है, मिलीलीटर। तो विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणे क्या हो गया आपका 100। ये भी तुम्हारा ताप पर निर्भर नहीं करता। क्यों ताप पर निर्भर नहीं करता, इसको तो ताप पर निर्भर करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आयतन आया है। क्यों ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी आयतन है और नीचे भी आयतन है। अगर ताप बढ़ाने पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो जितना प्रभाव ऊपर पड़ेगा आयतन पे, उतना ही प्रभाव नीचे पड़ेगा, और वो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए ताप पर ये क्या होगा, निर्भर नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। जैसे 40 मिलीलीटर 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, ये कम मात्रा में है, ये क्या हो जाएगा विलेय, ये ज़्यादा मात्रा में है, ये क्या हो जाएगा विलायक। ठीक, विलेय कौन सा है हमारे पास, एथेनॉल का आयतन कितना 40 मिलीलीटर, और विलायक हमारा क्या है जल, तो जल का आयतन कितना है 320 मिलीलीटर। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन में विलेय और विलायक दोनों का आयतन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 320 + 40 कितना 360। अब तुम्हें पता है कि परसेंटेज V/V, ये छोटा v किसका होता है, विलेय का, और बड़ा v जो होता है वो किसका होता है, विलयन का। तो छोटा v मतलब विलेय का आयतन कितना 40 बटे विलयन का आयतन कितना 360, और गुणे हम कितना करते हैं 100। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 9 36, और 9 से इसको भाग करोगे तो ये कितना आएगा 100/9 अगर करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 9, इसको करोगे तो 9 1 जा 9, ये 11.1111 आता चला जाएगा, है ना। 1 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 9 1 जा 9, और फिर इस तरीके से 1 बचेगा। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा 11.11%। अगला क्या हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी तक तुमने देखा द्रव्यमान जिसमें हमने दोनों ही द्रव्यमान लिए थे। दूसरा क्या देखा था आयतन जिसमें हमने दोनों ही क्या लिए थे आयतन। अब तीसरी क्या चीज़ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में क्या बोलोगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, कितने में 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान को, विलेय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होगी उसे उस विलयन की क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इसको कैसे व्यक्त करोगे, तो परसेंटेज W/V। ऊपर क्या है विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या है विलयन का आयतन। ठीक है, या फिर केवल और केवल इसको परसेंटेज से भी व्यक्त कर देते हैं। अगर केवल और केवल परसेंटेज लिखा हो तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 10% NaCl अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलयन में कितने ग्राम उसकी मात्रा होगी, 10 ग्राम NaCl क्या होगा, घुला होगा। ठीक है, फिर से समझ लो, 100 मिलीलीटर किसका आयतन, विलयन का, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। जैसे 10% NaCl का मतलब क्या हुआ, 100 मिलीलीटर विलयन में कितना 10 ग्राम NaCl घुला है। फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज W/V, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना होगा, ऊपर क्या है W विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक, और नीचे क्या है V, यानी कि विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणे 100। ठीक, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ताप पर निर्भर करती है, और ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती है। तुम्हें पता है कि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, ये वाली चीज़ चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी, तो अगर ताप बढ़ाओगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो होती है वो ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलो इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है।
40 ग्राम सुक्रोज विलेय हो गया, और जल क्या हो गया 500 लीटर, ये क्या हो गया विलायक हो गया। सुक्रोज की मात्रा कितनी है 40 ग्राम, ये क्या है विलेय, और हमारा विलायक यानी कि जल क्या है आयतन उसका कितना 500 मिलीलीटर। तो कैसे लिखोगे, परसेंटेज फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज W/V बराबर ऊपर 40 ग्राम और नीचे क्या हमें लिखना है विलयन का आयतन। अब तुम्हें पता है कि सुक्रोज क्या होता है सॉलिड, तो जो आयतन होगा वो किसका होगा जल का ही होगा, और जल का आयतन कितना है 500, और ये क्या हो गया गुणे 100, 0 से 0 0 से 0 ये दोनों कट गए। ठीक है, क्या बचेगा 5, और इस 5 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 8। अंश प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में किससे प्रदर्शित करते हो ppm से प्रदर्शित करते हो। फुल फॉर्म इसका क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या मतलब इसका, तुम्हें यहीं से पता चल रहा है कि 1 मिलियन भाग में उसका कितना घुला होगा, उसी को क्या बोलेंगे ppm। तो देखो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन की कितने 1 मिलियन भाग में उपस्थित हो उसको हम क्या बोलेंगे ppm बोलेंगे। मतलब 1 मिलियन क्वांटिटी अगर हम ले लें, चाहे 1 मिलियन ग्राम ले लो, चाहे 1 मिलियन आयतन ले लो, उसमें जितना घुला होगा उसको हम क्या बोलेंगे ppm बोलेंगे। 1 मिलियन का मतलब होता क्या है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख यानी कि 10 के आगे कितने 5 जीरो। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 6। ओके, तो ppm का फार्मूला यहाँ से क्या हो गया विलयन का कुल द्रव्यमान, नीचे ऊपर क्या होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणे कर दिया हमने 10 की पावर 6 से। ठीक है, क्योंकि हम मिलियन में निकाल रहे हैं तो गुणे हमने किससे किया है 10 की पावर 6 से। ppm दूसरा, जब हम यहाँ पे द्रव्यमान ना लेकर के क्या ले लें आयतन, तो विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का कुल आयतन मिलीलीटर में, और गुणे कितना 10 की पावर 6। ठीक है, तो ppm याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ppm कई बार पूछा गया है। ठीक, तो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, अब भाग वो द्रव्यमान में भी हो सकते हैं तुमने देखा, और आयतन में भी हो सकते हैं, वह संख्या जो किसी विलयन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो ppm कहलाती है। ppm फुल फॉर्म याद रखना पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। ठीक है, फार्मूला विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6, या फिर विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 10 की पावर 6। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये ppm। इस ppm से ही तुम जो कठोर जल होता है तो जल की कठोरता जो है उसको व्यक्त करते हो, या फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उसको भी ppm में ही व्यक्त करते हो। ठीक, तो इसका यूज़ करते हैं हम कई सारी जगह पे, जब बहुत कम क्वांटिटी घुली हुई होती है कहीं पे तो उसमें ppm का यूज़ किया जाता है बताने के लिए। ठीक, चलो उससे रिलेटेड भी एक सवाल कर लो, जैसे यदि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान कितना 0.4 ग्राम है, तो ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी। अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे जो टूथपेस्ट तुम करते हो उसमें कौन सा आयन होता है फ्लोराइड आयन होता है। अगर देखना चाहते हो तो जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं टूथपेस्ट के ऊपर उनकी लिस्ट कभी देखना, तो उसमें सोडियम फ्लोराइड या फिर पोटेशियम फ्लोराइड करके कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसमें फ्लोराइड आयन होते हैं। 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, विलयन हमारा 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, और उसमें फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान कितना 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 बटे कितना 1000 और गुणे कितना 10 की पावर 6। तो 0.4 बटे 1000 और गुणे 10 की पावर 6 को हम ओपन करके लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से काटना है तो ये 3 जीरो कट जाएंगे और ये इधर के 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो बचेंगे। 1000 यानी कि बच रहा है 1000 से 0.4 को गुणा करोगे तो 1 जीरो तो ये पॉइंट हटाने में चला गया, बाकी के 2 जीरो इस 4 के आगे बढ़ा देंगे, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 400। तो आंसर कितना आ गया 400 ppm। ठीक है, ppm 400 ppm हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब अगर 10 की पावर 6 ग्राम अगर हम ले लें टूथपेस्ट तो उसमें कितना होगा 400 ग्राम फ्लोराइड आयन उसमें घुले होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर, ये नाम से ही पता चल रहा है कि विलेय पदार्थ की मात्रा किस में होने वाली है ग्राम में, और विलयन का आयतन किस में होने वाला है लीटर में। तो देख लो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या फिर शक्ति कहलाती है। ठीक, सांद्रता या शक्ति कहलाती है। स्क्रीनशॉट्स इनके लेते रहो, अपने आप फिर नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहो फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस क्या हो गया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
ग्राम में और बटे नीचे क्या विलयन का आयतन किसमें लीटर में। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है कि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता लेकिन आयतन ताप पर निर्भर करता है, तो भाई शक्ति भी क्या होगी, ताप पर निर्भर करेगी। तो देखो लिखा हुआ है ताप पर निर्भर करती है तथा ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। तो मैं ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि ताप पर निर्भर करती है या नहीं। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आयतन लिखा होगा वो चीज़ क्या होगी, ताप पर निर्भर करेगी। अगर ऊपर और नीचे दोनों आयतन लिखे होंगे तब वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जितना प्रभाव होगा उतना ही नीचे होगा, जैसे तुमने अभी देखा था किसमें, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम प्रतिशतता में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ताप पर निर्भर कब होगा, जब उसमें एक जगह पे कहीं ना कहीं आयतन दिया होगा। ठीक, चलो शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, W। इस W का मतलब क्या होता है, W किसमें, ग्राम में, और नीचे V किसमें, लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। चलो इससे रिलेटेड एक प्रश्न कर लेते हैं। तो कास्टिक सोडा विलयन के 500 मिलीलीटर में इसके 50 ग्राम घुले हुए हैं। 500 मिलीलीटर में कितना, 50 ग्राम घुले हुए हैं, तो इस विलयन की शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कास्टिक सोडा विलयन का कितना हमने ले रखा है, आयतन 500 मिलीलीटर। तो आयतन तो हो गया हमारा कितना, 500 मिलीलीटर। विलेय यानी कि NaOH की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम। तो हमें क्या करना है, इसको फार्मूला लगाना है सीधे। S बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 50 बटे विलयन का आयतन हम किस में लिखते हैं, देख लो ध्यान से, लीटर में। विलयन का आयतन किस में लिखते हो, लीटर में। तो 500 मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलोगे तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से भाग करना पड़ता है, 1000 लीटर। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.5 लीटर्स। ठीक है, 0.5, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट गए और ये 0 हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0.5 लीटर। तो नीचे क्या हो गया, 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500। फिर 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 1 जा 5 और 2 0। तो क्या आ गई इसकी शक्ति, 100, और मात्रा क्या होगा इसका, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 100 ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉर्मलता, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, किसी विलयन के कितने, 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर से, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो N बराबर क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखना, विलेय के ग्राम तुल्यांक और बटे विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। ग्राम तुल्यांक को GeQ से प्रदर्शित करते हो और आयतन को किससे, V से प्रदर्शित करते हो। V किस में होना चाहिए, L का मतलब लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब GeQ जो ग्राम तुल्यांक है ये क्या होता है, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या है, विलेय पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, और बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब तुम्हें तुल्यांकी भार नहीं पता होगा, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, तो विलेय पदार्थ के भार को किससे प्रदर्शित करते हो, W से, और तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित करते हो, E से। अब तुल्यांकी भार भाई कैसे निकालोगे, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, कि विलेय का अणुभार और बटे उसका आवेश गुणांक। ये क्या चीज़ होती है बताऊंगा। विलेय का अणुभार किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसे तो M से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे M ऑलरेडी आने वाला है अभी मोलरता में, इसलिए हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, M डैश से। बटे नीचे क्या हो गया, आवेश गुणांक। अब ये आवेश गुणांक क्या चीज़ होती है, तो आवेश गुणांक का मतलब होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे मान लो ये NaOH है, तो NaOH क्या होगा, अगर टूटता है तो क्या बनेगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि अगर ये टूटता है तो NaOH में कुल धनावेश कितना है, 1 ये वाला, और कुल ऋणावेश कितना है, 1 ये भी। ठीक है, तो या तो फिर कुल धनावेश देख लो या फिर कुल ऋणावेश देख लो, दोनों ही संख्याएं बराबर होंगी। ठीक है, जैसे 1 हो गया ये, तो इसके लिए Z का मान क्या हो गया, आवेश गुणांक कितना हो गया, 1। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, BaCl2 क्या होता है, BaCl2। ठीक, अगर BaCl2 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, बेरियम 2 प्लस और प्लस कितने Cl, 2 Cl माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे धनावेश कितने हैं, देखो टोटल धनावेश कितना 2 प्लस, और टोटल ऋणावेश कितना, ये भी कितना है 2 माइनस। तो इसके लिए Z बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक और AlOH होल थ्राइस, अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ोगे तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस और प्लस क्या बनते हैं 3OH माइनस। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है
पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है 3, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी टोटल कितना है 3, तो इसके लिए जेड बराबर क्या हो जाता है 3। तो किसी एक को भी देख सकते हो, या तो फिर पॉजिटिव चार्ज को ही देख लो या फिर नेगेटिव चार्ज को देख लो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बराबर होंगी हमेशा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो यौगिक हैं ये कैसे रहना चाहते हैं, उदासीन रहना चाहते हैं, इसलिए जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। तो नॉर्मलता का फार्मूला हमारा क्या हो गया, अगर इन सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या निकल कर के आएगा, नॉर्मलता क्या था GEQ बटा V, तो GEQ की जगह पे हमने क्या रख दिया W बटा E, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया W बटा E, और नीचे ही क्या था V, किस में होना चाहिए ये, लीटर में। अगर आयतन मिलीलीटर में दिया होगा तब क्या करोगे, तब फार्मूला होगा हमारा नॉर्मलता बराबर W, ये क्या है विलेय का भार, बटे E क्या है तुल्यंकी भार, और ये गुणे 1000, और नीचे V क्या है विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो नॉर्मलता का मात्रक अभी तुमने देखा था कि घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसमें, विलयन के आयतन में। तो नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये किस पे, ताप पर निर्भर करेगी या नहीं, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, वॉल्यूम तुम्हें नज़र आ रहा है, आयतन तुम्हें नज़र आ रहा है। तो अगर आयतन आ रहा है कहीं एक जगह पे, या तो नीचे या ऊपर, तो वो क्या होगा, ताप पर निर्भर करती है, और ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ये चीज़ घटती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। समीकरण 1 से अगर देखोगे, अच्छा हाँ, नॉर्मलता और शक्ति में क्या संबंध होगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो कि नॉर्मलता बराबर क्या, ये फार्मूला था हमारा W बटा EV, V किस में होना चाहिए, लीटर में। शक्ति क्या होती थी, स्ट्रेंथ क्या होती थी, W बटा V किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, ग्राम प्रति लीटर, याद है ग्राम प्रति लीटर, यानी कि विलेय की मात्रा ग्राम में, तो ये हो गया W, और लीटर में क्या होता था, आयतन, ठीक है। तो W बटा V, अब देखो W बटे V की जगह पे क्या लिख सकते हो, S लिख सकते हो, तो हमने W बटे V की जगह पे क्या लिख दिया, S, और नीचे क्या बचा हमारा E, ठीक। तो यहाँ से S बराबर क्या आ गया, N इंटू E, इस E को इधर भेज दिया, तो S बराबर क्या आ गया, N इंटू E। तो ये वाली चीज़ भी पूछी गई है कि शक्ति और नॉर्मलता के बीच में क्या संबंध होता है, तो शक्ति और नॉर्मलता के बीच में संबंध क्या है, S बराबर N गुणे E, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मलता के एक प्रश्न पे। तो नॉर्मलता का प्रश्न क्या है, एक विलयन में 80 ग्राम NaOH, कितना, 80 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करना है। कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि विलयन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 80 ग्राम NaOH, ये क्या हुआ, विलेय, ठीक है, कम मात्रा में है, तो ये क्या हुआ, विलेय, विलेय यानी कि क्या, NaOH, और इसकी मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है हमारी, 80 ग्राम, 80 ग्राम्स, ठीक है। अब विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन कितना है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो विलयन का आयतन कितना है, 500 मिलीलीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या चीज़ निकालनी होती है, नॉर्मलता। अगर हम देखें तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, W बटे E इंटू V, और ये अगर मिलीलीटर में तो उसको गुणे कर देते हैं किससे, 1000 से। अब देखो W का मतलब क्या, दी गई मात्रा कितनी, 80 ग्राम, 80 लिख दिया हमने। नीचे E का मतलब क्या था, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता था E बराबर क्या होता था, अणुभार M डैश, जो भी दिया गया विलेय है उसका अणुभार, और बटे उसका आवेश गुणांक। तो अणुभार निकाल लो, NaOH का अणुभार निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए दोनों का परमाणु भार। सोडियम का कितना होता है परमाणु भार, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये हो गया 23, 1 24, और 16 कितने हो जाएंगे टोटल 40। तो NaOH का अणुभार कितना आ गया 40, ठीक है। तो E बराबर ये क्या लिख दोगे 40, और बटे Z का मान क्या होगा, तो Z क्या होता है आवेश गुणांक, Z क्या होता है आवेश गुणांक। अब NaOH अगर है तो तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कैसे टूटेगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस, यानी इसके लिए Z क्या होने वाला है 1 होने वाला है। तो Z का मान अगर 1 रखोगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे तुम्हारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो E का मान क्या आ गया 40, ये रफ वर्क है तुम अलग से कर सकते हो, ठीक है। E का मान कितना हो गया 40, और बटे V का मान कितना दे रखा है 500, और गुणे क्या था हमारा 1000। अब 40 से इसको कट करोगे, 40 दूने क्या होता है 80, और 500 दूने क्या होता है 1000। तो 2 और 2 गुणे कितने हो गए 4। तो इसका क्या आ गया 4, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर,
यानी अगर हम 1 लीटर की बात करें तो उसमें कितने घुले हुए हैं, 4 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। तो विलयन की नॉर्मलता कितनी आ गई, 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, आसान है, समझ गए होगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर विलयन की नॉर्मलता n बराबर 1 है, इनको कुछ नाम दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता के मान के आधार पर जो विलयन होते हैं उनको कुछ नाम दिया गया है। मतलब अगर नॉर्मलता कितनी है, 1 है, अगर नॉर्मलता कितनी है, 1 है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल विलयन। ठीक है, और इसको प्रदर्शित कैसे करा जाता है, 1n विलयन। क्या लिखा जाता है, 1n विलयन। अगर नॉर्मलता का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी नॉर्मल विलयन, और उसको प्रदर्शित करते हैं n/2 विलयन से। ठीक है, ऐसे ही अगर नॉर्मलता का मान कितना 1/10 है तो इसको कैसे लिखते हैं, डेसी नॉर्मल, और इसको प्रदर्शित कर देते हैं n/10 विलयन से। सेंटी का मतलब तुम्हें पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उससे याद कर सकते हो सेंटी का मतलब क्या, 100। तो अगर n का मान कितना 1/100 आ रहा है तो उसको क्या बोल दोगे, सेंटी नॉर्मल, और ये प्रदर्शित कैसे करोगे, n/1000 विलयन। ठीक है, ऐसे ही अगर मिली नॉर्मल की बात करोगे तो तुम्हें पता है 1 लीटर में कितना, 1000 मिलीलीटर, तो वहाँ से याद कर सकते हो 1/1000 जब इसका मान होगा तब इसको क्या बोलोगे, मिली नॉर्मल विलयन, और प्रदर्शित किससे करोगे, n/1000 विलयन से। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर मेरे पास 2 भिन्न भिन्न नॉर्मलता वाले विलयन हैं और अगर हम उसको मिलाएं तो एक नया विलयन बनेगा। उस नए विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, उसके लिए एक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि अगर 2 भिन्न भिन्न नॉर्मलता वाले विलयनों को मिलाया जाता है तो बनने वाले नए विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो अगर हमने मान लिया हमारे पास पहला विलयन है, उसकी नॉर्मलता क्या है, n1, और उसका आयतन कितना है, v1। ठीक है, ये दिया होगा पेपर में, हमने मान रखा है। दूसरा विलयन कितना है, दूसरे विलयन की नॉर्मलता क्या है, n2, और आयतन कितना है, v2। तो अगर इनको मिलाओगे तो मिलाने पर जो नया विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता क्या हमने मानी है, n3, और वो n3 बराबर क्या होगी, n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाई कुल आयतन v1 प्लस v2। ठीक है, फिर से देख लो, n3 बराबर n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाई विलयन का कुल आयतन v1 प्लस v2। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, देखो जल्दी से। 1n, अब देखो 1n का मतलब अभी पढ़ा था तुमने, इसकी नॉर्मलता कितनी है, 1, इसकी नॉर्मलता कितनी है, 1। 1n NaOH विलयन का कितना, 500 मिलीलीटर। ठीक, तो यहाँ से n1 कितना दे रखा है, पहले विलयन का नॉर्मलता कितनी दे रखी है, 1, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरा विलयन 3n है और उसका वॉल्यूम कितना है, आयतन 300 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरा विलयन हमारा 3n NaOH है और इसका वॉल्यूम कितना है, आयतन 300 मिलीलीटर। तो दूसरे विलयन के लिए n2 बराबर कितना दे रखा है, 3, और v2 बराबर कितना दे रखा है, 300 मिलीलीटर। ठीक है, अब तुम्हें क्या लिखा हुआ है, देखो, मिलाने पर बनने वाले नए विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नए विलयन की नॉर्मलता हमने मान ली क्या, n3, फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, मान रख दो सबके, n1 का मान कितना, 1 गुणे v1 का मान कितना, 500, प्लस n2 का मान 3 गुणे v2 का मान 300, और बटे v1 कितना है, 500, और प्लस 300। सॉल्व करो इसको, ऊपर क्या हो जाएगा, 500, 1 से गुणा किया 500 हो गया, प्लस 3 गुणे 3 कितना, 900, और बटे नीचे कितना, 500 और 300 मिल करके कितने हो गए, 800। ये कितना आ गया, 9 और 5 कितना होता है, 14। तो ये कितना आ जाएगा, 1400, और बटे 800। 0 से 0, 0 से 0 ये कट गए। ठीक है, क्या बचा, 8/14। 2 से इसको डिवाइड कर लो चाहो तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 7/4। और ज़्यादा करना चाहो तो और ज़्यादा भाग कर सकते हो इसको, 4 से भाग करोगे तो 4 बन जा 4। ठीक है, 4 एकम 4, बचेंगे कितने, 3, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना, 2, और 4 पंचे 20। तो इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई, 1.75। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसकी नॉर्मलता जो बनने वाला जो नया विलयन था उसकी नॉर्मलता क्या हो गई, 1.75। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुमको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या, मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैलिटी, यानी कि हिंदी में क्या होता है, मोलैरिटी, मोलरता, मोललता, और एक और मोल प्रभाज।
ये तीनों ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी तक तुम्हें सब कुछ समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, क्या कि कमेंट करना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे अगला वीडियो और भी जल्दी आ सके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।